हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग संघ की कार्यपालिका को शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने लोकतंत्र के 4 पिलर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ा, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इन सभी के बारे में डिस्कशन हमने विस्तार से किया था। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देखें, क्योंकि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया है, तो एक बार उसे जरूर देखें। उसके बाद कार्यपालिका के अंग हमारे सिलेबस में सीधा सीधा कार्यपालिका दिया हुआ है, और उसमें जो पहला अंग है राष्ट्रपति हम लोग आज के सेशन में शुरू करेंगे, जो कि कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, तो संघ की कार्यपालिका हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति पढ़ेंगे। चलिए, तो संघ की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, अनुच्छेद नंबर 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होती है कार्यपालिका, मैंने कल ही बताया था कि जो विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, विधि या कानून का निर्माण करती है, उसी सभी विधियों और कानूनों को लागू करने का काम करती है हमारी कार्यपालिका। तो राज्य व्यवस्था का वह अंग जो नीति क्रियान्वयन, विधियों का क्रियान्वयन का कार्य करती है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे बताऊंगा कि कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब ये उत्तरदायी किसके प्रति है? विधायिका के प्रति। मतलब अगर 4 पिलर्स में सबसे ऊपर देखें तो कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो विधायिका है। क्यों है? कार्यपालिका के ऊपर क्यों है? क्योंकि विधायिका का प्रमुख अंग क्या है? संसद के माध्यम से हम किसी के भी ऊपर, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं, मंत्रिपरिषद में भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है। कहां पे? सदनों में, दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा में। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी कौन है? हमारी कार्यपालिका। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आगे ये हमने कल देखा था, 4 पिलर्स हैं लोकतंत्र के। ठीक, जिसमें जो विधायिका वाला पोर्शन है इसे हम आगे देखेंगे। आज के सेशन में कार्यपालिका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो महत्वपूर्ण एक अंग जिसे राष्ट्रपति बोलते हैं, इसे हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक, केंद्र की कार्यपालिका इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका है। ये पूरे महत्वपूर्ण अंग हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये राज्य की हो गई, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। फिर मैंने ये बताया था स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। जो सिलेक्शन के द्वारा आते हैं वो स्थायी कार्यपालिका, जो इलेक्शन के द्वारा आते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका। इनका जो कार्यकाल है वो 60 साल, 62 साल, 65 साल, जब उनका अलग अलग फील्ड में दिया होता है ना। और इनका लगभग 5 साल होता है, जैसे एमपी और एमएलए है ना, मंत्रिपरिषद वगैरह, ये सभी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो स्थायी हैं ये सिलेक्ट होते हैं, एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि सचिव वगैरह। जैसे आप लोग अभी सिलेक्ट एग्जाम वगैरह दे रहे हो, तो आप लोग भी क्या बनोगे? अधिकारी बनोगे, जो कि स्थायी कार्यपालिका के अंग कहलाओगे। तो इसमें हम लोग राष्ट्रपति देखते हैं। बाकी विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता हमने लास्ट सेशन में देखा है। जो नहीं देखे हैं उसे प्लीज चेकआउट करिए। चलिए, भाग 5 संघ, जो कि अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 151 तक है। ठीक, इसी के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है वह संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। ठीक, जो कि भाग 5 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, जो कि संघ की कार्यपालिका कहां से कहां तक है? 52 से 78 तक है, जिसमें पहला टॉपिक राष्ट्रपति देखेंगे। चलिए, राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 52 से 62 तक इसका प्रावधान दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये सारे प्रावधान हैं 52 से लेकर के 62 तक।
एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति, मतलब एक पद जिस पर राष्ट्रपति होगा, जो कि आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका का शक्ति, मतलब शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आर्टिकल नंबर 53, ठीक, इसमें दिया हुआ है। शक्तियों को हम लोग लास्ट में, जितनी शक्तियां हैं डिटेल में लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, कैसे निर्वाचन होता है, उसके बाद निर्वाचन की रीति है ना, निर्वाचन प्रक्रिया जिसे बोल सकते हैं। फिर राष्ट्रपति की पदावधि जो कि 56 में है, निर्वाचन किस में है, 54 में है, निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में है। ठीक, फिर पुनर्विचार, राष्ट्रपति पुनर्विचार पुनः निर्वाचन का पात्रता रखता है, यह 57 में है, कि मतलब दोबारा से इलेक्ट हो सके, एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया है तो पुनः निर्वाचित हो सके, यह अनुच्छेद 57 में दिया है इस संबंधित प्रावधान। फिर 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं, मतलब योग्यताएं सब देखेंगे अभी। फिर क्या शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, फिर शपथ 60 में। ठीक, उसके बाद योग्यताएं किसमें है, 58 में। 61 में ये सबसे इंपॉर्टेंट, महाभियोग। ठीक, 62 कि जब राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसको भरने के लिए जो प्रावधान दिया है, आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु जो प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 में दिया हुआ है। क्लियर। अब एक एक अनुच्छेदों को हम लोग देखते हैं। आइए राष्ट्रपति का निर्वाचन से स्टार्ट करते हैं। पहले में आप लोगों ने ये देख लिया कि राष्ट्रपति होता है 52 में, 53 लास्ट में देखेंगे। निर्वाचन से स्टार्ट करते हैं 54। ठीक, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में स्पष्ट है। निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, इसके अंतर्गत कौन कौन है? क्या राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है या अप्रत्यक्ष रूप से? ठीक, तो आप बोलोगे अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब है कि जनता द्वारा राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। फिर कैसे चुना जाएगा? तो जब संसद जो हमारी है, संसद के जो दोनों सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इन्हीं दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, एक टर्म याद रखना, निर्वाचित सदस्य। ठीक, याद होगा कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। 14 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा के लिए, वो सब इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल हैं जो राष्ट्रपति को चुनेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति को जनता द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना जा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली राष्ट्रपति चुना जाता है। वह किन लोगों के द्वारा चुना जाता है? पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तीसरा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्लियर है? ये लोग संसद के दोनों सदन के सदस्य, राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं, इनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यह प्रावधान अनुच्छेद नंबर 54 में दिया हुआ है। क्लियर है? और ये जो प्रावधान है दिल्ली और पुदुचेरी वाला, ये 17वें संशोधन के बाद 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। यहां पे आप लोग ऐसे लिख लेना, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हैं। कौन कौन सदस्य शामिल हैं? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं,
सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इतना आप लोगों को याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी ये देखते हैं। तो इसकी बात, इस प्रावधान को अनुच्छेद 55 में रखा है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद होने ही चाहिए। आज के सेशन के बाद आपको राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सा डीप में मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आजकल जो पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं वह मैनिपुलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, दिमाग घुमा देने वाले। तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है साथियों, यह आयरलैंड से ली गई है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद कर लो। और 3 वर्ड आपको दिए जाएंगे, कोई भी अगर होगा तो आप बोलोगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है इसके द्वारा हो रहा है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा, इंपॉर्टेंट। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये प्रक्रियाओं के नाम है, ये प्रक्रियाओं के नाम है। सर क्या होता है इसे समझो। अनुपातिक, देखो जैसे 4 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, मान लेते हैं कोई भी नाम। एक राहुल खड़ा है, ठीक, एक रोहित, एक विराट और एक सचिन ले लेते हैं। अब आपको वोट, जैसे चारों के नाम दिए हुए हैं, तो आपको एक लोग को वोट नहीं करना है कि आपका फेवरेट ये है तो आपने वोट दे दिया कि मैं इनको वोट देता हूं राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक, तो यहां पे कैसे दिया जाता है? अनुपातिक। आप नंबरिंग करोगे कैसे कि मान लेते हैं आपको 1 नंबर दिया विराट को, 2 नंबर दिया रोहित को, 3 नंबर दिया सचिन को, 4 नंबर दिया राहुल को। मतलब आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है विराट को, सेकंड प्रायोरिटी दी है रोहित को। इस तरीके से आपने प्रायोरिटी के हिसाब से आपने वोट यहां पे दिया है 4 नाम में, कि पहले मैं इनको रखता हूं, दूसरे में इनको, तीसरे में इनको, चौथे में इनको। क्लियर? इस तरीके से चुनाव होता है। बहुत ज्यादा डीप में और नहीं जाना है, क्योंकि ये मेंस में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा है कि लोकसभा या राज्यसभा के एक सदस्य कितने वो परसेंटेज वगैरह जो निकालते हैं, उसको मैंने नहीं निकाला है, उसे हम लोग मेंस में देखेंगे। आप लोग डायरेक्टली इन सभी को याद कर लोगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक। उसके बाद आता है, ये हो गया निर्वाचन की प्रक्रिया जो कि 55 में है, अनुच्छेद नंबर। अब आते हैं अनुच्छेद 56 में, राष्ट्रपति की पदावधि, कितने समय के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसकी पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष। ठीक। अगर ये त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? ये उपराष्ट्रपति को देगा। और सेम चीज उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पदावधि हो गई 5 वर्ष, त्याग पत्र अगर देना है तो उपराष्ट्रपति को देगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक, मतलब उनका 5 वर्ष जो कार्यकाल है वह कंप्लीट हो गया है, वह पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं? जब तक उनका मन हो। तो उनका निर्वाचन कई बार हो सकता है। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि वह 1 बार या 2 बार या 3 बार निर्वाचित हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। क्योंकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा निर्वाचन राष्ट्रपति का नहीं हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एक व्यक्ति निर्वाचित जो हो चुका है वह पुनः निर्वाचित हो सकता है, अधिकतम सीमा तय नहीं है। यह प्रावधान अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया है? तो 57, आर्टिकल नंबर 57। फिर आगे राष्ट्रपति की योग्यताएं, अर्हताएं कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है।
तो इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है, आर्टिकल 58 में दिया हुआ है। ठीक, तो क्या क्या अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, पहला। उसकी जो उम्र है वह 35 वर्ष पूरी हो गई हो, दूसरा। फिर लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष उम्र आयु चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी ना हो, जैसे आप लोग अधिकारी बनोगे तो आप राष्ट्रपति पद के लिए नहीं खड़े हो सकते हो। ठीक, तो क्या प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये लाभ के पद कहलाते हैं? नहीं कहलाते हैं। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जो भी है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, ये कोई भी लाभ के पद नहीं कहलाते हैं। लाभ का पद क्या कहलाता है? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। ठीक है, ये जॉब नहीं कहलाती है, यह सेवा कहलाती है। चलिए, अब सर ये जो योग्यताएं हैं यह तो पूरे भारत में ज्यादातर लोग इसको कंप्लीट कर ही लेंगे, तो ये तो फिर तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जो 35 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं वो सब खड़े हो जाएंगे कि हम भी बनेंगे राष्ट्रपति, हम भी बनेंगे राष्ट्रपति। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उनका जो निर्वाचक मंडल में चुनाव जब होगा तो उनके पास एक कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी? कि उनके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए जब प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। कौन से? सांसद हो या विधायक हो। 50 सांसद या 50 विधायक या दोनों मिक्स, ये 50 प्रस्तावक के हस्ताक्षर चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 100 लोग इनको चाहिए जो राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित होंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव से, है ना, विधानसभा से। ठीक, सांसद या विधायक। ठीक है, तो 100 लोग चाहिए, तब जाकर के आपका नाम वहां पे ऐड होगा कि हाँ आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हो। ठीक, यहीं पे सब लोग छट जाते हैं क्योंकि 100 लोगों को, 100 सांसद या 100 विधायक जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता होगा वही फुलफिल कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई योग्यताएं, किसमें है? अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक, अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ है तो उसे 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर आरबीआई के पास सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है कि मेरा नाम ऐड हुआ है, तो उसको 15,000 पहले चुनाव से पहले देना होगा आरबीआई के पास सरकारी खजाने में। ठीक, इसी को जमानत राशि बोलते हैं। आपने सुना होगा एक वर्ड, जमानत जब्त हो गई इसकी, तो है ना, यह विधायक इस क्षेत्र से खड़ा है, इसकी जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि वह कुल वोट का 1/6 वोट भी नहीं पाया है। अगर कोई व्यक्ति 1/6 वोट से कम वोट पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, मतलब उसके 15,000 डूब जाते हैं। अब वह 15,000 उसे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह जीत जाता है या 1/6 से ऊपर चला जाता है इसके वोटों की संख्या, तो उसको वापस 15,000 दे दिए जाएंगे। ये होती है जमानत राशि। क्या इतनी बात समझ में आ रही? किसको जमानत राशि जमा करते हैं? आरबीआई के पास सरकारी खजाने में। क्लियर है? तो ये सारी हो गई अर्हताएं। अगला है राष्ट्रपति का शपथ। शपथ कौन से अनुच्छेद में है? 60। ठीक, तो ये शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इस पे आप जोड़ दोगे, मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है या तबीयत वगैरह जैसे खराब है या अभी प्रेजेंट में ना हो, तो जो उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह इनको शपथ दिलाएगा। ठीक, तो सबसे पहले कौन है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और अगर ये नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश भी दे सकता है।
अगर सत्ता वाली बात आएगी ना तो ऑप्शन में आपको जैसे 1 2 3 ऑप्शन आता है कि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 1 2 3 तीनों सही है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन यहां पे आएंगे, तब आपका मामला गड़बड़ होगा, ध्यान दोगे। आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 60 तक हो गया है, 59 इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। अब आती है बात महाभियोग की, जो कि अनुच्छेद 61 में रखा गया है। 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रावधान रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा लेकिन आपको एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सबसे पहले तो इसे नोट करो, ध्यान रखो, पूरी तरीके से न्यायिक भी नहीं है और आधी न्यायिक है, ठीक। अब कुछ शर्तें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगेगा, कब महाभियोग लगेगा, कौन सी शर्तें लागू होंगी तब उन पर महाभियोग लगेगा, ये शर्तें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो उन पर आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, क्लियर, आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। और आरोप पारित करने से पहले, पारित कहां होगा, लोकसभा राज्यसभा में, अभी बताता हूं, उसको पारित करने से पहले या पेश करने से पहले 14 दिन का समय दिया जाएगा राष्ट्रपति को, कम से कम 14 दिन। अगर इन 14 दिनों में वह इस्तीफा दे देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 14 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप पर महाभियोग लगाने वाले हैं। ये प्रक्रिया, ये शर्तें फुलफिल होंगी अगर महाभियोग लगाने वाले हैं तो, ठीक। लिखित सूचना देंगे, प्रस्तावित किया जाएगा, तब प्रस्ताव जो है आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक। उसके बाद सदन की कुल संख्या, अब देखो 2 सदन है हमारे पास, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित मतलब प्रस्ताव लेकर के लाया जा सकता है पहली बार। तो मान लेते हैं कोई भी एक सदन में लेके गए तो उस सदन में कुल संख्या के कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संकल्प को प्रस्तावित किया हो। अभी सिर्फ प्रस्तावित हुआ है, सोचो, पहले प्रस्ताव प्रस्तावित होगा उसके बाद पारित होगा, ठीक। तो प्रस्तावित करने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए और उसी सदन में पारित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 सदस्य अगर अपना मत दे देते हैं कि हां महाभियोग लगना चाहिए तो महाभियोग लग जाता है, ठीक। तो एक सदन में कुल संख्या के 1/4 सदस्यों ने क्या किया, हस्ताक्षर करके संकल्प को प्रस्तावित किया। संकल्प अब प्रस्तावित हो गया है, फिर सदन के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, इस संकल्प को पारित किया जाएगा। अब एक सदन में पारित हो गया, अब इस प्रस्ताव को जो पारित हुआ है महाभियोग का राष्ट्रपति के ऊपर, अब इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। मान लेते हैं पहले लोकसभा में पारित हुआ, अब राज्यसभा में भेज रहे हैं। अब क्या करेगा दूसरा सदन, उस आरोप का अन्वेषण करेगा, जांच करेगा। अगर जांच में यह सिद्ध हो जाता है, कदाचार साबित हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उनके विरुद्ध सिद्ध हो जाने पर उनके ऊपर अपने आप महाभियोग लग जाएगा और वह पद से हट जाएंगे। समझे क्या क्या मैंने बताया कि यह एक संकल्प के रूप में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पहले एक सदन में इस प्रस्ताव को लेकर के जाएंगे, तो प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए और पारित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। उसके बाद जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में इसे भेज करके अन्वेषण हेतु भेजा जाएगा। अगर कदाचार सिद्ध हो जाता है तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति पद अपने पद से हट जाता है। कितनी बात क्लियर है? एक नोट देखना, ये निर्वाचन संबंधी है कि निर्वाचन संबंधी कोई भी मामले होंगे राष्ट्रपति हेतु, तो उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में ही
लाया जाएगा। इसे भी आप लोग नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट नोट है। क्या महाभियोग क्लियर है आप लोगों को? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। राष्ट्रपति की शक्तियां, फटाफट शक्तियां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। शक्तियों को किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 53 में, ठीक। सारे अनुच्छेद खत्म हो गए लगभग, इंपॉर्टेंट देखो यहां पे 52 में राष्ट्रपति, कार्यपालिका की शक्तियां अब हम लोग देखेंगे। निर्वाचन हो गया, निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, पदावधि, पुनर्निर्वाचन, योग्यताएं, शर्तें, शपथ, महाभियोग। अब हम लोग बात करेंगे शक्तियों पे, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति जो है देश का सर्वोच्च नागरिक कहलाता है, ठीक, प्रथम नागरिक कहलाता है। तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, परंतु वह अपने कार्यों को अपने मंत्री परिषद के द्वारा करता है, ठीक। तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से मंत्री परिषद, जिसका जो मुख्य होता है वह प्रधानमंत्री होता है, इनके द्वारा अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। तो रियल शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? तो हम लोग रियल शक्तियां बोलते हैं वह प्रधानमंत्री के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। नाम मात्र का बोलते हैं कि नाम मात्र का जो शक्ति रखा हुआ है वह राष्ट्रपति रखा हुआ है, क्लियर। लेकिन रियल शक्तियां अगर हैं तो प्रधानमंत्री के पास हैं, जो शक्तियों का उपयोग करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो टर्म है ये अपनी शक्तियों का उपयोग अपने मंत्री परिषदों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा करते हैं, इनसे कार्य करवाते हैं, ठीक। तो इनकी शक्तियां देखेंगे, कुछ प्रशासनिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, वीटो, आपातकालीन, अध्यादेश, कुछ अन्य शक्तियां। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति, ठीक। कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहली है नियुक्ति की शक्ति, किनको ये नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और पूरे मंत्री परिषद को नियुक्त करते हैं। दूसरा, महान्यायवादी को, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को, उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सभी राज्यों के राज्यपाल को और उपराज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और अन्य निर्वाचन आयुक्त को, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को, एससी एसटी आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। अगली शक्ति है सैन्य शक्ति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। तीनों सेना के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति बोलते हैं, ठीक। किसी भी देश के साथ युद्ध घोषणा करनी है या शांति स्थापित करनी है, युद्ध घोषित करना या शांति स्थापित करना, यह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक। तो ये दो शक्तियां हो गई, एक तो हो गया हमारा कार्यपालिका शक्ति प्रशासनिक और एक सैन्य शक्ति। आगे विधायी शक्ति देखते हैं। साथियों, हमने आज के सेशन में कार्यपालिका स्टार्ट किया है, ठीक। और हमने बोला कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अभिन्न अंग है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग है। किसका? विधायिका का। कैसे? विधायिका में संसद आती है, पीछे आप लोग देखोगे, और संसद 3 चीजों से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल, कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है वह विधायिका का भी अंग है, ठीक है। तो विधायी शक्तियां देखते हैं, संसद का अभिन्न अंग, और संसद किसका अंग है? विधायिका का, अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक। 79 अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यह प्रावधान दिया हुआ है। ठीक, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का जो शक्ति है, सत्र बुलाने का, सत्र को विघटित करने का, सत्र चलाने की जो शक्ति है, राष्ट्रपति के पास है, जो कि विधायी शक्तियों में आती है, जो कि आर्टिकल नंबर 85 में दिया हुआ है। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठक कराने का जो शक्ति है, राष्ट्रपति में है, अनुच्छेद 108 के तहत। श्री 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 108 श्री। तो जब पूजा होती है, महाराज जब कराते हैं तो सब पंगत लगाते हैं, सबको एक साथ बैठाते हैं। तो 108 के तहत दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और ये मनोनय उन व्यक्तियों का कर सकते हैं जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ठीक, यह शक्ति, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। फिर कोई बिल, विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाएगा। अभी मैंने बताया संसद का अभिन्न अंग, यह चीज मैंने बताई ना अभी। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी बिल, कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता, पारित ही नहीं हो सकता। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश, इसे याद रखोगे कि संसद में कोई भी बिल पेश किए बिना ही अगर कानून बनाना है तो वह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बिना लोकसभा में पास कराए, बिना राज्यसभा में पास कराए, संसद में बिना पास कराए, राष्ट्रपति के डायरेक्टली सिग्नेचर के थ्रू कोई कानून अगर बनाना है तो वह अध्यादेश के द्वारा बनता है। यह कब बनता है? जब संसद का समयकाल नहीं चल रहा हो, संसद अपने टाइम पीरियड में नहीं चल रही होती है, विश्रांति काल जिसे बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो कृषि से संबंधित 3 बिल आए थे, ठीक है ना, वो भी ऐसे ही अध्यादेश के द्वारा लाए गए थे। ठीक, जो कि अनुच्छेद 123 में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, अध्यादेश 123 आर्टिकल में दिया हुआ है। फिर वित्तीय शक्तियां देखेंगे अपन। वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, मतलब आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा पहले ही, तभी धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो अभी तक कोई भी बिल क्या हो रहा था, लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में, फिर दोनों में पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता था। लेकिन एक धन विधेयक है जो कि संसद में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी कि इस बिल को पेश करें कि नहीं करें। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, केंद्रीय बजट, उसको संसद के समक्ष जो पेश करना होता है वह राष्ट्रपति के अनुमति के बाद होता है। तो अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान दिया हुआ है केंद्रीय बजट का। ठीक, फिर अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं दी जा सकती। आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हेतु भुगतान, यह प्रावधान अनुच्छेद 267 टू 67 में दिया हुआ है, आकस्मिक निधि। ठीक, इसे याद रखो, आकस्मिक निधि किसमें है? अनुच्छेद 267 में। ठीक, मतलब अचानक से कोई पैसा निकालना है तो। ठीक है, वित्तीय आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। ये सारी विधायी शक्तियां हो गई राष्ट्रपति की। आगे देखते हैं न्यायिक शक्तियां। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से, मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। वह 143 अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है, और वह सलाह मानना है कि नहीं मानना है राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, मतलब सलाह बाध्यकारी नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 72 के तहत यह क्षमादान दे सकता है, दंड कम कर भी सकता है, माफ भी कर सकता है। ऐसी शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है हमारे संविधान के। ठीक, राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण शक्ति इसे बोल सकते हो।
तो किन किन मामलों में यह क्षमादान दे सकते हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के संबंधित विषयों में, कि अगर संघ की कार्यपालिका से संबंधित, संघ की कार्यपालिका मैंने बताया आपको, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब कौन है? कार्यपालिका के अंग है। ठीक, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत इससे संबंधित जो भी मामले होंगे उनमें क्षमादान दे सकते हैं। सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सैनिक न्यायालय, आर्मी वगैरह के लिए अलग से न्यायालय चलता है, वहीं पे मामला निपटाने के लिए, क्योंकि अब वो आर्मी वाले अगर यहाँ पे आने चालू हो गए तो यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 करोड़ मामले ऑलरेडी पेंडिंग में है, उनको तो फटाफट चाहिए ना। तो अगर सैनिक न्यायालय द्वारा कोई भी मामला आया है, उसमें दंड दिया गया है, तो इस मामले में भी राष्ट्रपति जो है क्षमा याचना कर सकते हैं या दंड को कम कर सकते हैं। तीसरा, मृत्यु दंड। अगर किसी को भी मृत्यु दंड का सजा सुनाया गया है तो राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी मृत्यु रोक सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मामले हैं, इनको भी याद रखोगे। ये जो मामले हैं ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है जो क्षमा याचना, क्षमादान कर सकते हैं। फिर आता है एक वीटो शक्ति, जो कि अनुच्छेद 111 इसके तहत इनको मिलता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉकेट वीटो। देखो साथियों, संसद में जो कोई भी बिल आया, पेश हुआ, पारित हुआ, पारित होने के बाद किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास गया हस्ताक्षर हेतु। वो चाहे तो जो बिल आया था उसे अपने पास अनंत समय तक के लिए रख सकते हैं। इसी चीज को बोला जाता है पॉकेट वीटो। उन्होंने बिना साइन किए उसे ना तो वापस किया, उन्होंने रख लिया। अगर वो वापस करते तो संसद वापस से उस बिल को बनाती और उसे राष्ट्रपति के पास भेजती, तब वो बाध्यकारी हो जाते साइन करने के लिए। दोबारा अगर संसद किसी सेम बिल को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है पारित करवा के, तो वहां पे राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं उस पर हस्ताक्षर करने हेतु। ठीक, तो पॉकेट वीटो किसमें है? अनुच्छेद 111 में है, वीटो शक्ति के अंतर्गत। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन कुछ शक्तियां हैं जो कि भाग 18 में, आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 में दिया हुआ है। ठीक, 352 से लेकर के 360 तक ये सब कुछ आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होता है राष्ट्रीय आपात? जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश में, जब जनता आपस में लड़ना चालू हो जाए या फिर कोई देश अटैक कर दे, सशस्त्र विद्रोह, हथियार का यूज होना चालू हो जाए, तब राष्ट्रीय आपात लगेगा अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक, राष्ट्रपति शासन आपने सुना होगा कि इस स्टेट में, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया कुछ समय के लिए, समझते हो? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया, ऐसा आपने सुना है। तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जा रहा है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा रहा है। वहां की जो विधानसभा होती है किसी राज्य की, तो वो विधानसभा भंग हो गई होती है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस तरीके की चीजें होती हैं। राष्ट्रपति वहां पे शासन कर रहा है, मतलब डायरेक्टली केंद्र सरकार वहां पे शासन कर रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के शक्तियां किसमें निहित हैं? उनकी मंत्रिपरिषद में, उन्हीं के द्वारा तो कार्य करवाएंगे। तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात किसी भारत के किसी राज्य में या पूरे भारत में या किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट आ जाए, जैसे कि श्रीलंका वगैरह में आया है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत ये वित्तीय आपात लगा सकते हैं। तो ये सारी शक्तियां जो है ये आपातकालीन शक्तियां के अंतर्गत है, जो कि हमारे राष्ट्रपति में निहित है। तो ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की खत्म यहीं पे होती है। ठीक, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं और राष्ट्रपति को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अलग से सिलेबस में राष्ट्रपति दिया हुआ है और राष्ट्रपति से हमेशा प्रश्न बनते हुए आए हैं। थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे, इसके प्रश्न लगाओगे,
फटाफट जहां से भी आपको प्रश्न मिले, घटना चक्र मिले, कहीं से भी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव है, किसी भी टेक्स्ट बुक से, टेस्ट पेपर से आप लगाओ। ठीक, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है श्री रमा एकेडमी, यहाँ पे जुड़ जाओ। क्विजेस वगैरह हमारे यहाँ डेली दिए जाते हैं। ये हमारा लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक, तो खूब पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।